पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं कि ईजिन एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला फैसला लेती है। वो लाइव टीवी पर आकर सीधे व्यूअर्स से कह देती है कि आज वो लोग एलाइट एसेंस नहीं बेचेंगे। और जैसा कि उम्मीद थी, उसके इस फैसले से कंपनी में हंगामा मच जाता है और डायरेक्टर डोंग पूरी तरह नाराज हो जाती है। और इस ब्रॉडकास्ट के बाद कंपनी के सभी एग्जीक्यूटिव्स गुस्से में आकर ईजिन को नौकरी छोड़कर जाने के लिए कह देते हैं। फिर जब ईजिन बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती है, तभी मैथ्यू उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है, जैसे वो उसे दिलासा देना चाहता हो। लेकिन उसी वक्त एरिक भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों को साथ में देख हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर उन्हें दूर से ही देखकर चले जाता है। तो वही मैथ्यू ईजिन से कहता है कि आज उसने जो किया वो सच में कमाल था। उसके मुताबिक ईजिन ने बिल्कुल सही फैसला लिया। फिर मैथ्यू और ईजिन कुछ देर नदी किनारे आकर साथ बैठते हैं और माहौल काफी शांत होता है। मैथ्यू उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ, और आज उसने उस पर जो ट्रस्ट करा उसके लिए भी वो उससे थैंक यू कहती है। फिर वो मैथ्यू से वादा करती है कि जैसे आज उसने उसका साथ दिया, वैसे ही जब भी उसे उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। और ये सुनकर मैथ्यू इमोशनल हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एरिक गुस्से में सीधे एलाइट की लैब में पहुंच जाता है और वहां सबको तुरंत एसेंस का प्रोडक्शन रोकने का ऑर्डर देता है। और उसके इस फैसले से सभी हैरान हो जाते हैं। फिर जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे उसकी बहन मिशेल का फोन आता है और आज जो भी हुआ उस पर बहुत नाराज होती है और एरिक को जमकर सुनाती है। फिर अगले दिन एरिक की मुलाकात डायरेक्टर डोंग और हिट कंपनी के बाकी बोर्ड मेंबर से होती है और काफी चर्चा के बाद सभी लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं कि एलाइट को एक और फॉलो अप शो का मौका दिया जाएगा। फिर आखिर में डायरेक्टर डोंग और एरिक दोनों इस बात पर एग्री करते हैं कि प्रोडक्ट की दोबारा पूरी तरह टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने आ सके। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में मामला बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है, क्योंकि एलाइट की तरफ से एक आर्टिकल रिलीज किया जाता है जिसमें साफ कहा जाता है कि कंपनी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और अब इसका पूरा असर ईजिन पर पड़ता है और लोग उसी को दोष देने लगते हैं। तो वही यह न्यूज देखकर एरिक को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब आर्टिकल्स वगैरह उसकी बहन ने रिलीज करवाए थे। तो वही ईजिन के डैड को भी अपनी बेटी की फिक्र होती है, तो वो उसे कॉल करते हैं, लेकिन ईजिन उनका फोन ही नहीं उठाती। तो वही मैथ्यू भी न्यूज देखकर ईजिन के लिए काफी परेशान बैठा होता है और अब उससे सब्र नहीं होता। तो वो क्वांग का फोन उधार लेकर ईजिन को कॉल करता है और उसका नाम देखते ही ईजिन फोन उठा लेती है। फिर मैथ्यू थोड़ा हड़बड़ाते हुए उसका हालचाल पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही होती है, लेकिन वो डायरेक्ट पूछ ही नहीं पाता और एक अच्छी नींद आने के तरीके बताने लग जाता है। तो ईजिन मजाक करते हुए कहती है, क्या तुम ड्रंक हो? और फिर वो कहती है कि अभी लेट हो गया है, तुम जाके सो जाओ। और यहाँ बेचारा ये सोचता रहता है कि ये मैं क्या बकवास कर रहा था। इसके बाद वो अगले दिन सीधे एरिक के सामने जाकर जवाब मांगता है और एरिक से पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि इसमें ईजिन की गलती है? तो एरिक उसे बताता है कि अभी भी एसेंस की जांच चल रही है और वो लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती सच में एलाइट की थी या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईजिन का सामना हिट के बोर्ड मेंबर से होता है और काफी बातचीत के बाद वो लोग यही फैसला लेते हैं कि कंपनी के लिए सबसे सही कदम उसे नौकरी से निकाल देना होगा। लेकिन ईजिन बिना डरे सबकी आंखों में देखकर कहती है कि एक दिन उन्हें खुद समझ आएगा कि उसने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। इतना कहकर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर ऊंचा रखकर कमरे से बाहर निकल जाती है। बाद में फिर ईजिन अपनी डॉक्टर के पास आती है ताकि उसे फिर से स्लीपिंग पिल्स मिल सके। तभी डॉक्टर उसे एक बार फिर वार्निंग देती है कि उसकी इंसोमेनिया यानी नींद न आने की प्रॉब्लम अब खतरनाक होती जा रही है और अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो इससे उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन ईजिन उनकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जब ईजिन घर पहुँचती है तो तभी सॉन्ग उससे मिलने आती है और कहती है कि अंदर चल के बात करते हैं। फिर वो अंदर आकर ईजिन का पूरा घर देखने लगती है और फिर वो उससे कहती है कि आगे से वो अब कभी भी कॉस्मेटिक बेचने का काम नहीं करे। तो ईजिन कहती है, आप बस इतना कहने के लिए यहाँ तक आई? तो सॉन्ग कहती है कि अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाती तो ये सब होता ही नहीं। तो ईजिन ये सुनकर गुस्से में कहती है, तो क्या मैं भाग जाती जैसे आप भाग गई थी सालों पहले अपने बच्चे को छोड़ के? और अब उसकी बातें सुनकर सॉन्ग काफी सैड हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मैथ्यू अपनी लैब में लगातार नंबर्स और रिपोर्ट्स चेक करता रहता है और बार बार कैलकुलेशंस करके ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर गलती हुई तो हुई
कहाँ। तभी वहाँ मूव ऑन आता है और उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि मैथ्यू बुरी तरह थक चुका है और इसलिए वो उसे जबरदस्ती काम से बाहर निकाल कर डिनर के लिए ले जाता है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। फिर डिनर के दौरान मूव ऑन उसे समझाता है कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके मुताबिक उस हादसे के लिए असली जिम्मेदार मिस्टर चोई था, ना कि मैथ्यू। ये बात सुनकर मैथ्यू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, जैसे वो पहली बार ये मानने की कोशिश कर रहा हो कि गलती उसकी नहीं थी। फिर उस रात दिखाते हैं कि ईजन फिर से अपनी स्लीपिंग पिल्स ले लेती है, लेकिन दवाइयों के असर में वो फिर से स्लिप वॉकिंग करने लग जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। और बेहोशी जैसी हालत में वो मैथ्यू को फोन करती है और उसकी आवाज सुनते मैथ्यू समझ जाता है कि वो बाहर सड़क पर है और आसपास से आते हुए ट्रैफिक की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है और बार बार ईजन से पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। तब जाके वो बताती है कि वो अभी कंपनी जा रही है। ये सुनते ही मैथ्यू फौरन से हिट कंपनी आने के लिए निकलता है और वहाँ पहुंचकर काफी ढूंढने के बाद फाइनली उसे ईजन हिट ऑफिस के बाहर खड़ी हुई मिल जाती है और वो दौड़ के उसके पास आता है और कहता है कि चलो चलते हैं। लेकिन ईजन वो सॉन्ग के पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि वो मेरी मॉम है। फिर वो कहती है कि मुझे अंदर जाके ब्रॉडकास्ट करना है क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है। कि तभी ऑफिस बिल्डिंग से कुछ लोग बाहर निकल रहे होते हैं। तो ये देख मैथ्यू ईजन को सभी की नजरों से बचाने के लिए उसे टाइट हक कर लेता है और उसका चेहरा छुपा लेता है। फिर उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद मैथ्यू की नजर ईजन के पैरों पर पड़ती है और बिना कुछ सोचे वो अपने जूते उतार कर उसके पैरों में पहना देता है ताकि उसे चोट न लगे और फिर उसे घर ले जाता है। फिर अगली सुबह जब ईजन की आंख खुलती है तो उसके पैरों में काफी दर्द होता है। तभी वो देखती है कि उसके पैरों में बहुत सारी बैंडेजेस लगी हुई है। अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि ये सब उसकी ली हुई मेडिसिन का असर है और तब उसे रियलाइज होता है कि रात में उसके साथ क्या हुआ होगा और तब उसे अपनी डॉक्टर की बात याद आती है। फिर जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि मैथ्यू उसके घर में ही मौजूद है। वो काफी चिंता के साथ उससे उसकी हालत के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईजन वो बार बार उस बात को टालने लगती है, जैसे वो अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाना चाहती। लेकिन जब मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है तो आखिरकार ईजन का सब्र टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टूटे हुए दिल से कहती है कि उसकी जिंदगी पहले से ही इतनी बिखरी हुई है कि अब वो कुछ भी संभाल नहीं पा रही। और ये कहकर वो खुलकर रोने लगती है और कहती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और मैथ्यू उसे चुपचाप रोने देता है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिशेल एरिक को फोन करके उस पर अपना गुस्सा निकालती है और उसे डांटते हुए पूछती है कि आखिर उसने प्रोडक्ट की दोबारा टेस्टिंग के लिए हाँ क्यों कह दिया। लेकिन इस बार एरिक चुप नहीं रहता। वो मिशेल से कहता है कि उसने जिंदगी भर उस पर अपना हुक्म चलाया है और हमेशा उसे कंट्रोल में करने की कोशिश की है। उसकी बात उसे साफ महसूस होता है कि अब एरिक धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर निकलना चाहता है और शायद अब वो ज्यादा समय तक उसकी हर बात मानने वाला नहीं है। यहाँ दिखाते हैं कि मैथ्यू ईजन से पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है उस दिन के ब्रॉडकास्ट को रोक के। तो ईजन कहती है बिल्कुल नहीं। तो ये सुनकर मैथ्यू कहता है फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो। फिर वो कहता है कि अपना सामान बांधो और मेरे साथ आओ। तो ईजन पूछती है क्यों और कहाँ। तो मैथ्यू कहता है तुम बस चलो प्लीज। फिर वो उसे विलेज ले आता है मिसेस यांग के घर और वहाँ मिसेस यांग ने ईजन के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया होता है। और जब वो एक और डिश अंदर लेने जा रही होती है तो ईजन उन्हें रोक कर कहती है कि मैं वो लेके आती हूँ और वहाँ से अंदर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अंदर से अचानक एक आवाज आती है। तो मैथ्यू और मिसेस यंग भागकर अंदर आते हैं तो पता चलता है कि ईजन बेहोश होकर गिर गई है। अब घबरा कर मैथ्यू उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ डॉक्टर उसकी हालत देखकर साफ कहता है कि ईजन पूरी तरह थक चुकी है। उसका शरीर जैसे अब बस आखिरी दम पर चल रहा है। उसे अब सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है, वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती है। फिर ईजन को डायरेक्ट रात को ही होश आता है और वो देखती है कि उसकी चिंता में सारे गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा हुए हुए हैं। वो सभी ईजन से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं। तो ईजन कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ा ड्रामा वगैरह करते हुए कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और मैथ्यू के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। और तभी सारे गाँव वाले ये नोटिस कर लेते हैं और उसे घूर कर देखने लगते हैं। तो वो बेचारा नर्वस हो जाता है और कहता है कि ये भूख लगने का ही टाइम है और जल्दी से ये कहकर वहाँ से चली जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद जैसे ईजन डिस्चार्ज होती है तो सारे गाँव के लोग एक एक करके बहाना बनाने लगते हैं कि उनके पास उसे रखने की
जगह नहीं है। तो ईजन को समझ नहीं आता कि वो कहाँ रहे। तभी पीछे खड़ी सोमी कहती है, ओ माय गॉड, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी सारे गांव वाले उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वो चुप नहीं होती और कहती है कि आपके लिए पहले से ही एक घर चूज किया जा चुका है। तभी मैथ्यू वहाँ आता है और सभी की नजर उस पर टिक जाती है और फिर वही होता है जो गांव वालों ने चाहा था। ईजन मैथ्यू के साथ रहने आ जाती है। मैथ्यू उससे कहता है, मैं तुम्हें लेके तो आ गया हूँ, लेकिन तुम चलोगी मेरे हिसाब से। फिर मैथ्यू उसे लेके घर के अंदर आ जाता है और अब उसके पास एक एक्स्ट्रा रूम नहीं होता। तो ईजन एक छोटी सी जगह ढूंढ कर कहती है कि मैं यहाँ रह लूंगी, वैसे भी कुछ दिनों की ही तो बात है। फिर मैथ्यू उसे अपने पास बुलाता है बेड चेक करने के लिए। तो ईजन थोड़ा नर्वस हो जाती है। दरअसल मैथ्यू चाहता है कि ईजन उसी के बिस्तर पर आराम से सोए और उछलकर चेक करके बताता है कि ये पलंग बहुत सॉफ्ट है और कहता है कि तुम यहाँ आके सो जाओ, वहाँ कोई बेड नहीं है तो तुम्हारे लिए फ्लोर पर सोना अनकंफर्टेबल होगा, तुम वहाँ नहीं सो पाओगी। तो ईजन कहती है, नहीं नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम बेड पे सो जाओ, मैं वहाँ सो जाऊंगी। ये कहकर भाग जाती है। फिर कुछ देर बाद दिखाते हैं कि ये दोनों डिनर करने बैठते हैं। तो ईजन नोटिस करती है कि उसके घर टीवी नहीं है। तो मैथ्यू कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं। तो ईजन कहती है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, बोर नहीं होते? तो मैथ्यू कहता है, क्या तुम ये खाना खाना नहीं चाहती? तो ईजन कहती है, मैं खा रही हूँ, और फिर चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर टहलने निकल आते हैं। चलते चलते मैथ्यू उससे ओपनली बात करता है और बताता है कि कभी उसे भी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम थी। वो अपने एक्सपीरियंस से ईजन को एडवाइस देता है कि वो हर चीज को इतना जोर लगाकर कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, बस थोड़ा रुककर धीरे धीरे सांस लेना सीखे। तो वहीं दूसरी तरफ सिटी में एरिक को फ्रांस वापस जाने के प्लेन टिकट्स मिलते हैं और ये खबर उसके लिए एक नए मोड़ की तरह होती है, जहां उसे अपना अगला स्टेप डिसाइड करना होगा कि वो असल में खुद क्या करना चाहता है। तो वहीं अगले दिन विलेज में दिखाते हैं कि मैथ्यू ईजन के लिए एक स्ट्रिक्ट अर्ली रूटीन बना देता है। वो उसे हर चीज टाइम पर करने के लिए कहता है, सुबह की दौड़ से लेके बाकी दिन भर की छोटी छोटी, इवन वो उसकी स्लीपिंग हैबिट्स सुधारने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाता है, जैसे उसके लिए एक स्पेशल पिलो लाना और कमरे में लेवेंडर की खुशबू रखना ताकि माहौल शांत और आरामदायक हो सके। हालांकि ईजन चुपके से कॉफी पीने की कोशिश करती है कि तभी मैथ्यू वहां आकर उससे वो छीन लेता है और दूध पकड़ाकर वहां से चले जाता है। फिर वो उसके लिए एक ऐसा म्यूजिक भी ढूंढ कर लाता है जिससे उसे सोने में मदद मिल सके। फिर कुछ रातों में ईजन नोटिस करती है कि मैथ्यू घर में अजीब तरीके से इधर उधर घूम रहा है, जैसे वो खुद भी किसी सोच में खोया हुआ हो, और उसकी हरकतें देख सोचती है कि ये तो काफी अजीब इंसान है। फिर एक रात वो उसे पोएट्री बुक पढ़ते हुए देखती है, तो वो भी चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती है। मैथ्यू उससे पूछता है, क्या तुम सोई नहीं? तो वो कहती है, शायद ये पोएट्री मुझे सोने में मदद कर दे। ये कहकर वो बुक लेके पढ़ने लग जाती है। और फिर डायरेक्ट अगली सुबह दिखाते हैं कि जब ईजन उठती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो रात भर मैथ्यू के कंधे पर ही सर रखकर सो गई थी। और हैरानी की बात तो ये होती है कि इस बार वो कई घंटों तक बिना डिस्टर्ब हुए सोई थी। अब वो जब देखती है कि मैथ्यू अभी तक सो रहा है तो वो घबरा कर तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है और सोचती है कि मैं इस तरह कैसे सो सकती हूँ। तो वहीं बाहर मैथ्यू को दिखाते हैं जो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ईजन सो गई थी तो मैथ्यू ने उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और उसे ऐसे ही सोने दिया, क्योंकि उसे पहली बार खुद से नींद आई थी इसलिए। लेकिन इस चक्कर में बेचारा वो खुद सुबह तक सो नहीं पाया। और अब दिखाते हैं कि जिस तरफ ईजन सोई थी मैथ्यू के उस तरफ वाले हाथ में जान ही नहीं बची होती, और फिर वो बेचारा ऐसे ही अपने हाथ को संभालते हुए अपने रूम में चले जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि नाश्ते के दौरान मैथ्यू ईजन को बताता है कि आज उसे लैब इंस्पेक्शन के चलते देर हो जाएगी, तो वो घर देर से आएगा, और ये कहकर अपने काम पे चले जाता है। लेकिन फिर घर में अकेली ईजन दिन भर बोर होती रहती है। वो खुद को बिजी रखने के लिए घर को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि घर में साफ करने लायक तो कुछ है ही नहीं। तो ईजन को समझ नहीं आता कि क्या ये बंदा पूरे दिन अपने घर की सफाई ही करता रहता है। इसी दौरान उसे धीरे धीरे एक और बात समझ आती है कि रात में मैथ्यू जो अजीब तरीके से घर के अंदर घूम रहा था वो यूं ही नहीं था। उसने पूरे घर में ध्यान से सॉफ्ट कवर्स लगा दिए थे, यानी टेबल्स और शेल्फ्स के सारे शार्प कॉर्नर्स पर, ताकि अगर ईजन फिर से स्लिप वॉक करे तो उसे चोट न लगे। ये देख वो काफी इमोशनल हो जाती है। फिर रात को दिखाते हैं कि मैथ्यू देर से घर लौटता है और देखता है कि ईजन सोफे पर ही सो गई है। वो धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे आराम से सही पोजीशन में लेटाने की कोशिश करता है ताकि उसकी नींद और बेहतर हो सके। लेकिन इसी दौरान ईजन की आंख खुल
जाती है और आधी नींद में ही वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और अचानक उसे किस कर देती है और धीरे से कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी और फिर वो उसके कंधे पर ही सर रख कर सो जाती है। लेकिन मैथ्यू वो बेचारा इस किस से शॉक हो जाता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।